हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली थ्रू द एजेस सब्जेक्ट का, जो आपका लास्ट चैप्टर है सेमेस्टर 1 के लिए। दिल्ली में मराठा और सिख, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से। और इसमें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। और आपको कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दो, मैं आप टाइम निकाल के आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। आपने देखा कि दिल्ली जो है ना, ये हमेशा से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। चाहे वो हिंदू शासक जब थे उस समय में, या उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत यानी जब मुस्लिम शासक आ गए थे उस समय में भी इम्पोर्टेंट थी। फिर मुगल काल में मुस्लिम शासक रहे तब भी इम्पोर्टेंट थी। और जब मुगल शासन कमज़ोर हुआ तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि मराठा मजबूत हो रहे थे, ठीक है। एक तरफ मुगल कमजोर हो रहे थे तो दूसरी तरफ मराठा मजबूत हो रहे थे। और इसी समय आप सिखों को देखोगे तो सिख भी मजबूत हो रहे थे। इसके अलावा जाट जो थे ये भी मजबूत हो रहे थे। और अवध क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ पे भी कुछ वर्ग काफ़ी मजबूत हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमको ना जाट के बारे में पढ़ना है, ना अवध क्षेत्र के जो मजबूत हो रहे थे लोग उनके बारे में पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में मराठा और सिख जो थे इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है, तो इसको हम यहाँ पे ध्यान से समझने वाले हैं। बहुत आसान चैप्टर है। तो देखिए, आपको पता है कि दिल्ली प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। पृथ्वीराज चौहान का समय हो, या दिल्ली सल्तनत के शासन का समय, या फिर मुगलों का, दिल्ली हर टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रही। ऐसा कहा जाता था कि शासन जो नॉर्थ इंडिया का जो शासन था वो दिल्ली से होकर गुजरता था, यानी जिसने दिल्ली में अपना शासन जमा लिया तो नॉर्थ इंडिया में फिर उसी का राज होता था, ठीक है। तो ये हमेशा से देखने को मिला है। तो दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो मुगल साम्राज्य जो था वो कमजोर हो रहा था। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मुगल जो शासन है वो कमजोर होने लगा। धीरे धीरे वो पतन की ओर जा रहा था, ठीक है। तो औरंगजेब के शासन काल तक ही मुगल काल मजबूत रहा है, उसके बाद कमजोर होने लगा था। तो जिस समय ये कमजोर हो रहा था उस समय में जो मराठे हैं या जो सिख हैं, ये नई शक्ति बन के उभर रहे थे, ठीक है। ये हमें समझना था। इन शक्तियों ने दिल्ली पे अपना नियंत्रण और प्रभाव के लिए संघर्ष करा, ठीक है। इनका संघर्ष होता है दिल्ली पे कंट्रोल करने के लिए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मराठा जो थे उन्होंने, आप ये लगा लो, लगभग 100 साल तक दिल्ली को अपने कंट्रोल में रखा, ठीक है। लेकिन फिर भी डायरेक्ट उन्होंने शासन नहीं करा। मुगल जो शासक थे उसको कठपुतली बनाकर उससे शासन करवाया, ठीक है। यानी कि आप देखोगे कि मुगलों का ही शासन रहा, वो बहुत कमजोर थे। लेकिन असली में शासन जो था वो आपको कहीं ना कहीं मराठों के हाथ में दिखेगा, ठीक है। एक समय में तो सिख भी बहुत ज्यादा मजबूत यहाँ पे हो गए थे। तो सिखों के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम उनके संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे और उनकी विजय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। तो मुगल साम्राज्य का पतन और नई शक्तियों का उदय। 18वीं शताब्दी के बीच में अगर हम देखें तो मुगल साम्राज्य जो था वो बहुत कमजोर हो गया था। इससे दिल्ली में देखा जाए तो इनकी शक्ति शून्य के बराबर रह गई थी, ना के बराबर। ये कठपुतली की तरह काम कर रहे थे। आप ये लगाओ, कागजों में जब आप पढ़ोगे ना, कागजों में तो दिल्ली में जो शासन है वो मुगलों का ही है। लेकिन असल में वो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। असल में जो पावर है वो मराठों के हाथ में थी, मराठा शासन चला रहे थे, ठीक है। तो ये भी हम आगे समझेंगे। 1748 में क्या था, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह जो था इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1749 में मराठा शासक राजू शाह जो थे इनकी मृत्यु हो जाती है। इन दोनों घटनाओं से कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है। अब जब राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है ना, तो फायदा किसी और को होता है। अब सोचो, अगर मुगल कमजोर हो जाएंगे तो फायदा किसको होगा? कोई दूसरा फायदा उठाएगा, वो कहीं ना कहीं उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही हुआ, जब मुगल बहुत ज्यादा कमजोर हो गए तो जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन वो दिल्ली की तरफ आकर्षित हुए, ठीक है। खासकर अहमद शाह अब्दाली, जो हमेशा क्या करने आता था, लूटने आता था दिल्ली को, ठीक है। तो ये भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अहमद शाह अब्दाली जो था इसने दिल्ली पे, भारत पे कई बार आक्रमण करा। तो नादिर शाह की हत्या हो गई थी 1747 में। उसके बाद शासन जो था इसके हाथ में आ गया था अफगानिस्तान का। ये अफगानिस्तान से था, ठीक है। अफगानिस्तान का शासन इसने चलाया। अब ये अफगानिस्तान में रहता था, लेकिन ये भारत में बार बार आक्रमण कर देता था। क्यों करता था? क्योंकि इसको यहाँ पे लूटना था, ये लूट के लिए करता था। यानी कि उसको भारत से धन चाहिए था और भारत से संसाधन चाहिए थे, ठीक है। तो ये संसाधन लूटने का अवसर मानता था। और जब दिल्ली में मुगल शासन कमजोर हो रहा था तो इसका और फायदा हो रहा था, क्योंकि इसे पता है अगर मुगल शासन कमजोर होगा तो आसानी से लूटपाट मचा पाएगा।
और इसका जो विशेष इंटरेस्ट था वो पंजाब में था। अब पंजाब में क्यों क्यों देखो, ये उस समय की बात है जब पंजाब बहुत बड़ा होता था, देश का बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है। बंटवारा तो 1947 में हुआ है, लेकिन ये पहले का है। तो पंजाब जो है, कुछ हिस्सा भारत में आता है पंजाब का, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में आता है, आज के समय में जो पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से था? अफगान से था। तो अफगान से पंजाब में आना बहुत आसान था इसके लिए। इसने क्या करा, लाहौर को भी कब्जा लिया, पंजाब को भी कब्जा लिया। उसके बाद बहुत लंबे समय तक वहां पे 20-30 दिन रहा, ठीक है। वहां रह के दिल्ली को लूट के अच्छे तरीके से ले गया। तो ये ऐसे करता था। तो इसका जो विशेष इंटरेस्ट था वो पंजाब में था, क्योंकि पंजाब जो है दिल्ली पर नियंत्रण पाने के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। जनवरी 1748 में उसने क्या करा, लाहौर पे कब्जा कर लिया। अब देखो, लाहौर तक कब्जा कर लिया इसने, और इससे पंजाब पर इसका नियंत्रण जो था वो स्थापित हो गया था। यानी लाहौर इसके हाथ में आ गया, पंजाब इसके हाथ में आ गया। तो ऐसे में दिल्ली को कंट्रोल करना या दिल्ली को लूटना इसके लिए बहुत आसान था। फिर अब्दाली की नीति और इनके सहयोगियों को जानते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली का लक्ष्य क्या था, इसको देखते हैं। तो इसका लक्ष्य जो था वो सम्राट बनना नहीं था, ये याद रखना। ये यहाँ पे राजा बनने के लिए नहीं आया था, यहाँ पे शासन करने के लिए नहीं आया था, ठीक है। ये बस लूट मचाने के लिए आता था, ठीक है। ये पंजाब के माध्यम से दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करना चाहता था, और यहाँ पे लूट मचाना चाहता था, ठीक है, संसाधन लूटना चाहता था। तो ये सारी चीजें ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखो, उसे भारत के कुछ मुस्लिम समूहों का समर्थन मिला। अब बिना भारत से समर्थन के यहाँ पे लूटपाट मचा पाना आसान नहीं है, ये समझना। देखो, भारत में जो रोहिल्ले थे, जो पठान थे, ये मुगल शासन से चिढ़ते थे। अब मुगल शासन कमजोर हो रहा था, तो ऐसे में अब्दाली बाहर से आता था, तो ये उसको सपोर्ट कर देते थे, ठीक है। ये मुगलों के विरोधी थे और अब्दाली को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देते थे, भारत की राजनीतिक स्थिति की जानकारी यही देते थे। तो इस तरीके से इसको आक्रमण करने का अवसर मिल जाता था, संसाधन लूटने का अवसर मिल जाता था। फिर उत्तर भारत में मराठों का विस्तार। देखो, मराठे जो थे वैसे ये दक्कन से थे, ठीक है, दक्षिण भारत से थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी ताकत इतनी उभर रही थी कि ये नॉर्थ इंडिया तक आ चुके थे। दिल्ली पे इन्होंने कई बार आक्रमण करा, कई बार दिल्ली पे अपना शासन, इनडायरेक्टली आप कह लो, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली इन्होंने शासन स्थापित करा, मुगलों से ही शासन करवाया अपनी कठपुतली बनाकर, ठीक है। ये काशी और प्रयाग जैसे जो हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थल है उस पे कब्जा चाहते थे, ठीक है, उसको अपने कंट्रोल में चाहते थे। तो देखिए, उत्तर भारत में मराठों का विस्तार। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के 7वें पेशवा थे। पेशवा जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, इनके पीएम जो होते हैं वो पेशवा कहलाते हैं। यानी बाजीराव प्रथम जो है वो मराठा साम्राज्य के 7वें पेशवा थे, 7वें प्राइम मिनिस्टर थे। उनके समय तक मराठों ने उत्तर भारत में अपनी स्थिति जो थी काफी मजबूत कर ली थी। फिर 8वें पेशवा जो बाजीराव, जिनको नाना साहेब प्रथम कहा जाता है, इनके समय में देखे तो मराठा बहुत ताकतवर हो गए थे, ठीक है। इनकी उपलब्धियां क्या थी, इन्होंने मालवा जो क्षेत्र है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। उड़ीसा जो क्षेत्र है इन्होंने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो आप सोचो कि कितने बड़े क्षेत्र को ये जीत चुके थे। राजा शाहू की मृत्यु के बाद थोड़ी स्थिति बदल जाती है। 1749 में जब राजा शाहू की मृत्यु हो जाती है उसके बाद थोड़ी जो स्थिति है वो बदली। अब बालाजी बाजीराव ने दक्षिण भारत पे ज्यादा ध्यान शुरू कर दिया, क्योंकि देखो अब क्या था इनकी जो ये राजू शाह, यहाँ पे आप देख रहे हो, राजा शाहू जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब इन्होंने क्या करा, दक्षिण भारत पे थोड़ा ध्यान देना ज्यादा शुरू करा। इन्होंने सोचा कि नॉर्थ इंडिया को छोड़ के थोड़ा साउथ की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। उत्तर भारत की जिम्मेदारी अपने सरदारों को सौंप दी कि लो भाई, अपने सरदारों को जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं जा रहा हूँ साउथ में ध्यान देता हूँ, ठीक है, अब तुम्हें नॉर्थ को देखना है। तो प्रमुख उत्तर भारत के नेता कौन से थे, ये मल्हार राव होलकर हो गए, सिंधिया बंधु हो गए, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब नॉर्थ में देख रहे थे, देखभाल कर रहे थे। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठा प्रयास। अब मराठा जो थे ना वो इस चीज को समझ चुके थे कि ये अहमद शाह अब्दाली जो है ये बार बार समय समय पे आक्रमण करता है और कहीं ना कहीं दिल्ली को कमजोर करने की कोशिश करता है, लूटने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मराठों ने क्या करा, अब्दाली के खतरे को समय रहते पहचान लिया। मुगल अधिकारी था सफदरजंग, तो उसके आग्रह पे मराठों ने क्या करा, इनका सहयोग करा, क्योंकि मुगल जो थे वो कमजोर हो गए थे। मुगल भी कहीं ना कहीं मराठों से अपना चाहते थे सपोर्ट, कि ये भी हमें सपोर्ट कर दे तो अब्दाली से बचाव हो सकता है। तो प्रमुख मराठा नेता थे उसमें दत्ताजी सिंधिया हो जाएंगे, ठीक है, मलवराव होलकर हो जाएंगे। तो इन सब ने उनका समर्थन किया। अब बात करेंगे मराठों के उद्देश्य। अब मराठे जो थे, ठीक है, मराठा जो थे ये हिंदू शासक थे, याद रखना ये हिंदू शासक होते थे। और ये काशी और प्रयाग जैसे जो हिंदू तीर्थ स्थल थे इसको वापस से कंट्रोल उस पे पाना चाहते थे। लेकिन वहां पे इन्होंने उत्तर भारत में तो अपनी सत्ता स्थापित करी, लेकिन ये क्षेत्र ये अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए, ठीक है। मुगल साम्राज्य की इन्होंने रक्षा करी। अब मुगल साम्राज्य की रक्षा करने का मतलब क्या है, मुगल बहुत कमजोर हो गए थे,
बार बार रोहिल्ले हो गए या फिर जो पठान हो गए, ठीक है, इनके खिलाफ बगावत करते थे। अब्दाली बार बार इनको लूटता था। तो ऐसे में मुगल शासन कमजोर हो रहा था, तो मराठे ने उनको सपोर्ट करा और मुगल शासन पे उन्हीं से शासन करवाया। यानी कागजों में नाम जो चल रहा है शासकों का वो मुगल का चल रहा है, लेकिन असल में जो पावर थी वो किसके हाथ में थी? यानी कठपुतली की तरह, कठपुतली की डोर तो मराठों के हाथ में थी, शासन लेकिन ये मुगलों से कराते थे। यानी इन्होंने इन्होंने मुगल साम्राज्य की रक्षा की। बाहरी जो आक्रमणकारी हैं जैसे अब्दाली हो गया, या अंदर के जो दुश्मन है पठान हो गए, इनसे लड़ने में उनकी सहायता करी। ठीक है, दोआब क्षेत्र में तो सफल रहे, यानी जो गंगा दोआब क्षेत्र था, दोआब मतलब जो नदियों के बीच का, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ पे ये सफल रहे। लेकिन धार्मिक कारणों से देखें तो हिंदू तीर्थ स्थल जिसमें ये काशी और प्रयाग को पाना चाहते थे, ये उसको प्राप्त नहीं कर पाए थे। अब बात करते हैं आंतरिक कलह और पानीपत की हार। अब ये जो मराठों के लिए समय था, पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी, ये बहुत बुरा समय था इनके लिए। बुरा समय मैं किस सेंस में कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय क्या था, मराठे जो थे पानीपत के तीसरे युद्ध में शामिल हुए, परंतु उनकी हार हो गई। ठीक है, वो जीत नहीं पाए। अब दिक्कत इनके सामने क्या आ रही थी, समस्या ये आ रही थी इनके सामने कि किसी भी तरीके से इनको अब्दाली को रोकना था, लेकिन अब्दाली को ये रोक नहीं पाए। ठीक है, तो देखो मराठों को आपसी मतभेदों और गुटबाजी का भी सामना करना पड़ा, और कई मराठा सरदार जो थे इन्होंने सहयोग वापस ले लिया था, जिस कारण से मराठे हो गए थे कमजोर, आपस में गुटबाजी के कारण ये कमजोर हो चुके थे। और मराठे जो सरदार थे इन्होंने क्या करा था, अपना समर्थन या सहयोग वापस ले लिया था, तो मराठे बहुत कमजोर हो गए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि 1761 में जब तीसरी पानीपत की लड़ाई होती है, तो उधर से क्या हो जाता है, अहमद साहब दाली आता है जो कि बहुत मजबूत था, उसको सपोर्ट कर देते हैं रोहिल्ले, जो पठान वगैरह थे, ये हमेशा इसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, अवध जो था, अवध में एक संयुक्त सेना, अवध क्षेत्र में भी कुछ समुदाय बहुत मजबूत हो रहे थे, उन्होंने भी अब्दाली को सपोर्ट कर दिया, और जिसके कारण मराठे पड़ गए अकेले, क्योंकि मराठों में आपस में मतभेद हो गया है, गुटबाजी हो गई है। ठीक है, और युद्ध हुआ, बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी इनको। विश्वास राय जो थे इनके मुख्य, ठीक है, लीडर मराठों के, ये इनकी मृत्यु हो गई। उत्तर भारत में मराठों का जो राजनीतिक प्रभाव था वो बिल्कुल खत्म हो गया, या फिर बहुत कम हो गया, आप ये मान लो। ये तीसरा युद्ध जो था पानीपत का, ये इनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। अब पानीपत का युद्ध हो गया, इसके बाद जो मराठा साम्राज्य था ये कमजोर हो गया, इसमें अराजकता फैल गई, आंतरिक सत्ता के लिए संघर्ष में आपस में ही फंस गए, गुटबाजी होने लगी, और अब्दाली ने तो इनके जो मुख्य नेता थे उनको मार ही दिया था। ठीक है, तो ये हुआ। फिर इसके बाद आते हैं माधवराव पेशवा। ये जो थे ये समझदार, आप ये लगा लो एक चतुर और बहुत ही ज्यादा मतलब ताकतवर मराठा शासक रहे हैं। इन्होंने बहुत सोच समझकर डिसीजन लिए हैं। जो मराठे कमजोर हो गए थे, इन्होंने वापस से उनको क्या करा, मजबूत बनाया। तो इसी समय माधवराव पेशवा एक सक्षम नेता बन के उभरे, और इन्होंने साम्राज्य में स्थिरता लाने के लिए प्रयास करा। हैदराबाद के निजाम अली को इन्होंने हरा दिया और उससे शांति का समझौता कर लिया। ठीक है, संधि कर ली। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या सुधार के कार्य करे। तो इन्होंने मराठा साम्राज्य को एकजुट करा, क्योंकि मराठा जो थे आपस में कहीं ना कहीं इनके बीच में गुटबाजी थी, तो उस गुटबाजी को खत्म करा। आपस में जो विरोध था उस विरोध को खत्म किया। ठीक है, अपने चाचा रघुनाथ राव से इन्होंने समझौता कर लिया, कला संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा दिया, मराठा सेना जो थी उसको मॉडर्न बनाया, आधुनिकरण किया उसका। इसी कारण क्या था, कुछ समय के लिए यहाँ पे शांति और समृद्धि जो थी वो वापस आ गई। तो माधवराव की हो जाती है मृत्यु। इसका परिणाम क्या होता है, 1772 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद मराठा साम्राज्य जो है वो वापस से अस्थिरता में फंस जाता है, फिर से पहले जैसे हालात हो जाते हैं, यानी मराठा आपको यहाँ पे कमजोर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था अपने आप में एक टॉपिक अलग जो केवल मराठों की बात करता था। अब यहाँ से टॉपिक शुरू होता है दूसरा, जिसमें सिखों की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सिख मिसलों का उदय और दिल्ली अभियान में उनकी भूमिका। तो अब समझिए, आप पहले इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज समझिए कि सिख जो थे ये पंजाब में मजबूत थे। ठीक है, पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, तो पंजाब में मजबूत थे। अब यहाँ पे सिखों की होती थी मिसलें। अब ये मिसलें क्या होती है, तो मिसल को आप ये मान लीजिए, मिसल जो होता है एक समूह होता है, या फिर आप इसको एक ग्रुप कह लो। ठीक है, मिसल क्या होता था, एक ग्रुप होता था। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझना ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए ये पंजाब है, ठीक है, मैंने चौकोर बनाया है, चौकोर नहीं होगा लेकिन मान लीजिए ये पंजाब है। अब पंजाब में मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, मान लीजिए पंजाब का ये दूसरा क्षेत्र है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ये तीसरा क्षेत्र है, ये चौथा क्षेत्र है। इस तरीके से 12 12 मिसल थे पंजाब में। ठीक है, यानी 12 ग्रुप थे। ठीक है, अब मान लीजिए ये 12 बना दिए। अब ये क्षेत्र जो है यहाँ पे एक मिसलदार होगा। ठीक है, जो
मिसल होता था, उसका हेड होता था, उसको मिसलदार कहा जाता था। वो एक राजा की तरह था, उसको राजा मान लीजिए। यानी इस क्षेत्र का एक मिसलदार होगा, उसका इस क्षेत्र पे कंट्रोल होगा, ठीक है। वो यहाँ से टैक्स भी लेता होगा और यहाँ पे उसके पास अपनी सेना भी होगी। और इस तरीके से 12 ग्रुप थे पंजाब में, ये सारे सिखों के ग्रुप होते थे, ठीक है। ये इनकी मिसल होती थी, ये टैक्स भी वहां से लिया करते थे। एक मतलब आप ये मान लो राज्य था, पूरा शासन किया करते थे। लेकिन इनके बीच में आपस में भी कई बार प्रतिस्पर्धा या मतभेद हो जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आता था जब बाहर का आक्रमण होता था तो ये आपस में मिल जाते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। तो इसको हम समझेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। तो देखिए, दिल्ली क्यों इतना महत्वपूर्ण था इनके लिए। तो दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि मुगल सत्ता की प्रतिष्ठा और राजनीतिक केंद्र थी। आपको पता है मुगल शासन जो था इस समय में इतना कमजोर हो गया था कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही बचा था, ठीक है। जो शक्ति दिल्ली तक पहुंचती थी उसे ये संदेश जाता था कि उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में उस राजनीतिक रूप से देखे तो वो एक बड़ी ताकत बन गया है, ठीक है। यानी दिल्ली से ही सत्ता होके गुजरती थी हमेशा से। तो 18वीं शताब्दी में जब मुगलों की ताकत कमजोर होने लगी यानी घटने लगी, तब मराठा मजबूत हो गए, सिख मजबूत हो गए, रोहिल्ले मजबूत हो गए, ठीक है। और अफगान जो थे, अफगान सबकी नजर दिल्ली पे थी, ये सब दिल्ली को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते थे। मराठा भी चाहते थे, सिख भी चाहते थे, रोहिल्ले भी चाहते थे, अफगान भी चाहते थे, ठीक है। अफगान तो कंट्रोल करना क्या, ये तो हर बार आक्रमण करके लूट के भग जाते थे, ऐसा हाल हो रहा था दिल्ली में। तो 18वीं शताब्दी में सिख शक्ति क्यों उभरी, इसको समझते हैं। तो मुगलों का हो रहा था अत्याचार, अफगान आक्रमण होते थे। तो ये दो महत्वपूर्ण समस्या थी, यानी एक तो मुगलों का अत्याचार बहुत ज्यादा था, दूसरा अफगान आक्रमण हो रहे थे। तो पंजाब क्षेत्र में सिख जो थे, सिखों के साथ बहुत गलत हुआ था, ठीक है। जो मुगल थे उन्होंने सिख के गुरुओं का अपमान करा, उनके बच्चों की हत्या करवा दी, उनसे जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया, ठीक है। अगर नहीं कबूल करा किसी ने तो उसकी हत्या करवा दी। यानी सिखों का बहुत अपमान करा था मुगलों ने। तो पंजाब क्षेत्रों में सिखों पर मुगल दमन होता रहा, यानी मुगलों ने इनका दमन करा। दूसरी तरफ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जो था, ये बार बार भारत में आक्रमण करता था और पंजाब में भी आक्रमण कर देता था, पंजाब में आके ठहर जाता था, ठीक है। तो खासकर 1748 में जो पहला आक्रमण था वो सिखों के लिए बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि सिख समझ चुके थे कि ये अफगान से आता है, पंजाब को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और दिल्ली को लूट के भग जाता है। यानी कि ये बहुत बड़ा खतरा है, ये चीज सिख भी समझ गए थे और ये चीज मराठे भी समझ गए थे, ठीक है। क्योंकि बाहरी था ना, तो बाहर से आक्रमण हो रहा है तो वो खतरा होता ही है देश के लिए। तो इन दोनों खतरों ने सिखों को मजबूर करा। अब सिख मजबूर क्यों थे, सिख के सामने दो खतरे थे। एक तो ये जो अफगान थे, जो ये अब्दाली बार बार आक्रमण करता था, पहला खतरा ये था। और दूसरा खतरा कौन था, मुगल, क्योंकि मुगलों ने इनका बहुत अपमान करा था और इनको इनके गुरुओं के बच्चों तक को मार दिया था, ठीक है। तो ये सब जो हुआ था ये बहुत गलत हुआ था, तो इसलिए ये मजबूर हुए अपने आप को एक मजबूत संगठन के रूप में बनाने के लिए, एक सैन्य शक्ति बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर इन्होंने कर दी खालसा संगठन या संघ कह लो आप इसे, इसकी स्थापना। तो शुरू में सिख जो थे वो छोटे छोटे सैन्य दलों में बटे रहते थे। 1748 में ये दल मिलकर क्या हुआ, एक बड़ा संगठन बना दिया। पहले छोटे छोटे संघ में ये डिवाइड थे, इन्होंने क्या करा, एक खालसा बना दिया, ठीक है। और ये बड़ा संगठन हो गया। इसके जो मेन नेता थे वो नवाब कपूर सिंह हो जाएंगे, जसा सिंह आलूवालिया हो जाएंगे। सिखों ने बिखरे हुए दलों को जोड़ दिया और एक साथ एक मजबूत सैन्य और राजनीतिक शक्ति बनाई, क्योंकि इनको मुगलों से भी अपना कहीं ना कहीं रक्षा करनी थी और जो बाहर से आक्रमण होता था उससे भी अपने आप को बचाना था। सिख मिसलें क्या थी, पेपर में आता है। तो 12 मिसलें होती थी सिख के, मैंने आपको बताया मिसल मतलब ग्रुप, आप इसको समूह मान लो। यानी समूह, यानी 12 समूह थे सिखों के, ठीक है, जो पंजाब में थे। तो समय के साथ 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 ये जो दल थे ये खालसा की शक्ति, यानी 12 बड़े समूह मिसलों में बढ़ चुके थे। मिसल का अर्थ होता था सैन्य संघ या क्षेत्रीय शक्ति। इस इनके पास अपना खुद का इलाका होता था, अपने नेता होते थे, अपनी खुद की सेना होती थी, अपना राजस्व तंत्र होता था पूरा का मतलब पूरा टैक्स भी इनके पास आता था। तो इस तरीके से मिसल थे। और सिंहपुरिया मिसल एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे इसको नवाब कपूर लीड करते थे। आलूवालिया मिसल, इसको जसा सिंह आलूवालिया लीड करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता था। मिसलदार कैसे शासन करते थे, तो इनके पास भूमि होती थी, उससे ये टैक्स लेते थे। फसल का 1/3 हिस्सा जैसे सुरक्षा कर के नाम से ले लिया जाता था, जिसको राखी कहा जाता था। अन्य व्यापार शुल्क या अन्य प्रकार के कर भी होते थे। इससे क्या होता था, ये पूरा एक राज्य जैसी सिस्टम होता था, यानी एक राजा है और राजा की तरह शासन कर रहा है, टैक्स उसको मिलता है, वो वहां पे विकास कार्य कर सकता है, सेना को मजबूत कर सकता है, जो भी मतलब पैसे को जहां लगाना चाहे वहां लगा सकता है। तो इस तरीके से था। अब यहाँ पे देखो, ये सब कुछ सही था, लेकिन यहाँ पे एक कमी थी।
अब वो कमी क्या थी? कमी ये थी कि ये जो जैसे 12 मिसल है, यानी 12 ग्रुप है सिक्कों के, इनके 12 अलग अलग क्षेत्र होंगे, वहां पे इनका शासन होगा। ये आपस में कई बार इनके बीच में मतभेद और कंपटीशन रहता था। अब जब आपस में मतभेद होगा, कंपटीशन होगा, तो कहीं ना कहीं ये कमजोर भी हो जाएंगे, तो ये दिक्कत थी। ठीक है, तो देखिए मिसलों में आपसी टकराव था और एकता भी बन जाती थी। एकता कब बनती थी इनके बीच में? एकता तब बनती थी जब कोई बाहरी आक्रमण होता था। मान लो अब्दाली अफगान से आया, आक्रमण कर रहा है, तो ये सारे एक हो जाते थे, क्योंकि इनको पता था अगर हम एक होएंगे तब जाके हम मुकाबला कर पाएंगे। ठीक है, तो मिसलों के बीच में कंपटीशन रहता था, लेकिन मुगल सूबेदार इन पे दबाव डाला करते थे। अफगान या अब्दाली बार बार इन पे आक्रमण करता रहता था, तो ऐसे में सिख क्या होते थे? एकजुट हो जाते थे। फिर ये भूल जाते थे कि आपस में हमें लड़ना है, फिर ये मिलकर लड़ते थे। ठीक है, यही कारण था कि सिखों को पूरी तरीके से दबा पाना आसान बिल्कुल भी नहीं था। 1760 के दशक तक सिख जो थे वो काफी मजबूत होने लगे थे। जसा सिंह आलूवालिया, इनके नेतृत्व में मिसल मिसल जो थी ज्यादा संगठित और शक्तिशाली हो गई थी। इन्होंने लाहौर तक को कब्जा लिया, अफगान का गवर्नर मार दिया, यानी सीधा सीधा अफगानियों को ये चैलेंज कर रहे थे। ठीक है, चुनौती दे दी उन्होंने। 1767 में अब्दाली का आखिरी आक्रमण भी जो था वो सिखों को खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि वो सिखों को खत्म करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया इनको खत्म। ठीक है, यानी कि पंजाब में सिखों ने अफगान को चुनौती दे दी थी। अब उनका आत्मविश्वास जो था बहुत बढ़ गया था। दिल्ली की तरफ बढ़ने का मौका सिखों को कब मिला? तो मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में पतन की तरफ जाने लगा था। बिल्कुल लग रहा था कि अब मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। जो शाह आलम द्वितीय है, बहुत ही कमजोर शासक था। कभी अंग्रेज, कभी अपने मंत्री, कभी मराठे, इन सब के हाथ की कठपुतली बन गया। कभी अंग्रेज कंट्रोल कर रहे हैं इसको, कभी मंत्री कंट्रोल कर रहे हैं, कभी मराठे कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि एक कठपुतली शासक रह गया था। इतना कमजोर हो गया था। ठीक है, मुगल शासन। तो सिखों को मौका मिल गया दिल्ली पे कंट्रोल करने का। तो सिख दिल्ली पर क्यों हमला करते थे ये समझिए। तो दो चीज थी, एक तो रिवेंज, दूसरा राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अब आपको पता है कि मुगलों ने जितना अत्याचार सिखों के साथ, उनके गुरुओं के साथ करा था, इस चीज को सिख नहीं भूले थे, तो वो अपना रिवेंज यानी बदला लेना चाहते थे। ठीक है, तो सिखों ने मुगल शासन में अत्याचार बहुत झेले थे, इसलिए दिल्ली पर हमला उनके लिए कहीं ना कहीं रिवेंज का भाव था। रिवेंज, ठीक है, बदला लेना चाहते थे। फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि सबको पता था दिल्ली जिसके कंट्रोल में है वो नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करता है, और सिख जो थे वो बहुत ताकतवर थे, और वो दिखाना चाहते थे सबको कि उत्तर भारत में सिख जो है एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। फिर 1766 से 1788, यानी सिखों के 14 हमले। ठीक है, 14 बार इन्होंने हमला करा दिल्ली पर, लेकिन दिल्ली को इन्होंने इन्होंने भी वही मराठा वाली नीति अपनाई। दिल्ली पर डायरेक्ट शासन नहीं करा, शासन मुगलों से ही करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुगल शासक से बदला भी ले रहे थे। ठीक है, तो 1766 से 88 के बीच में सिखों ने दिल्ली के आसपास 14 बार धावे बोल दिए। कई बार लाल किले पे झंडा लगाने का मौका था, लेकिन उन्होंने स्थायी राज्य नहीं बनाया। अब झंडा लगाने का मौके का मतलब समझ रहे हो, सिख झंडा लगा के वहां पे अपना शासन स्थापित करना, लेकिन इन्होंने स्थायी राज्य उसको नहीं बनाया। इसके कारण थे क्योंकि जो मिसल थी ये पूरी तरीके से केंद्रीय शासन में नहीं थी। कहने का मतलब है कि 12 मिसल जो है इसको कंट्रोल करने वाला कोई एक आदमी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बीच में गुटबाजी भी थी। फिर कई सरदारों का लक्ष्य जो था वो राज्य नहीं यानी शासन करना नहीं, बल्कि लाभ कमाना, दबाव बनाना, धार्मिक स्थल, यानी वो अपने धर्म को ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कब्जे करे, और कई जगह दिल्ली पे उन्होंने गुरुद्वारे वगैरह बनाए। ठीक है, तो देखिए बघेल सिंह की भूमिका, इन्होंने क्या करा, दिल्ली में गुरुद्वारे बनवाए। तो ये करोड़ सिंघिया मिसल थे, उसके लीडर थे बघेल सिंह। इन्होंने जो दिल्ली में मजनू का टीला है यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया। 30 हजारी में इन्होंने क्या करा था, डेरा डाल दिया था। ठीक है, इन्होंने गुरुद्वारों के निर्माण के लिए बातें सामने रखी, निर्माण करवाया। सिख जो थे वो धार्मिक पहचान को ज्यादा मजबूत करने आए थे। ठीक है, वो यहाँ पे शासन नहीं चलाना चाहते थे, तो ये आपको समझना था। सिख अभियानों का असर क्या हुआ, यहाँ पे लूटपाट हुई और आर्थिक नुकसान दिया। 1766 में पानीपत से दिल्ली आते समय नजीब खान जो था उसकी जागीरें लूट ली। ओखला घाट पे शिविर हुआ, यहाँ पे पहाड़गंज से अनाज, गुड़, पशु वगैरह ये सब लूट लिया गया। फिर शहादरा क्षेत्र को लूट लिया गया, पहाड़गंज और जयसिंहपुरा इस क्षेत्र को लूट लिया गया। तो इस तरीके से सिखों ने कहीं ना कहीं इनको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, व्यापार गतिविधियां, बाजार, ये जो था इस पे बहुत बुरा असर पड़ा। सिख जो था दबाव, इनका दबाव का तरीका था कि अर्थव्यवस्था को नुकसान देना, ये मुगलों की अर्थव्यवस्था को नुकसान दे रहे थे। मुगल प्रशासन की मजबूरी क्या थी, वो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनके पास एक ही ऑप्शन था, समझौता कर लो या उनको कुछ गिफ्ट दे दो, किसी तरीके से उनको रोक लो, क्योंकि सिख बहुत ताकतवर थे। तो मुगल वजीर जो था जिसका नाम था नजफ खां, इसने क्या करा, सिखों से बहुत डरता था, तो सिखों को स्थानीय जाट और गुज्जरों का सहयोग भी मिल जाता था, तो जिससे
इलाके में कहीं ना कहीं उसको मदद मिल जाती थी सिखों को, ठीक है। तो कई बार मुगल अधिकारियों ने क्या करा, सिख नेताओं को मेहमान नवाजी करी, इनको गिफ्ट दिए और टकराव को टालने की कोशिश करी, क्योंकि ये पता था इनको कि अगर हम लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो फिर 1779 में सिखों को पैसा देकर रोकने की कोशिश की गई। मुगल सम्राट जो नजफ खां था उसने बुलाया, समझौता किया, सिखों को 8 लाख रुपए देने का वादा कर दिया, 3 लाख रुपए तुरंत दे दिए, ठीक है, मेरठ की शाही जमीनों पे, ताकि मेरठ की शाही जमीनों पे हमला वगैरह ना हो। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मुगल सत्ता इतनी कमजोर हो गई है कि कहीं ना कहीं अपने राज्य की सुरक्षा के लिए फीस दे रही है, यानी कि पैसा दे रही है। तो 1783 तक सबसे बड़ा मोड़ आ जाता है, लाल किले पे कब्जा हो जाता है। मार्च 1783 में 40,000 सिख जो थे वो यहाँ पे जमा हुए। उन्होंने मलकागंज सब्जी मंडी यहाँ पे हमला करा, लूटा, ठीक है, अजमेरी गेट जो था उसको तोड़ दिया, लाल किले पे इन्होंने क्या करा, कब्जा कर लिया। ये घटना बहुत बड़ी थी, क्योंकि भाई दिल्ली की जो प्रतिष्ठा थी वो मुगलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनकी जो पूरी प्रतिष्ठा थी और उनकी सत्ता की कमजोरी जो थी वह यहाँ पे पूरी दुनिया को दिख गई थी। और यहाँ पे अब दो जने आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरा व्यक्ति है जो फायदा उठाना चाहता है। वो तीसरा कौन है, अंग्रेज। यानी अंग्रेज समझ रहे थे बाहर से कि यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं ये सब, तो इसका फायदा अंग्रेज उठा सकते हैं। आगे अंग्रेजों का भी जिक्र आएगा, उसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, बादशाह सिंह की उपाधि दी गई, ठीक है। यानी जो दीवाने आम में जब जसा सिंह आलूवालिया गए तो उनको बादशाह सिंह की उपाधि दी गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए उपाधि, ना हमें गद्दी में बैठना है। उन्होंने ये सम्मान स्वीकार नहीं करा। ये संकेत देता है कि सिख सरदार जो था उनका लक्ष्य ये नहीं था कि वो दिल्ली में अपना साम्राज्य बनाना चाहते थे या यहाँ से अपना शासन चलाना चाहते थे, बल्कि वो मुगलों से रिवेंज लेना चाहते थे, उनको दबाव में रखना चाहते थे, ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा खत्म करना चाहते थे। अंतिम परिणाम समझौता, सिख धार्मिक विरासत। यानी रामगढ़िया सिखों ने क्या करा, किले की तोपें उठा ली, वहां के जो पत्थर वगैरह थे इंपॉर्टेंट उसको उठा लिया। अंत में मुगल सम्राट ने समझौता कर लिया। बघेल सिंह की अनुमति मिली कि वो दिल्ली में सिखों से जुड़े 7 ऐतिहासिक स्थल जो है वहां पे गुरुद्वारे बनवा दे, ठीक है। तो उन्होंने दिल्ली में कई गुरुद्वारे बनवाए। तो यहाँ पे अपना ये दूसरा टॉपिक खत्म हो जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात करेंगे वापिस से मराठों की। तो अगले टॉपिक को देखते हैं। ये जो महादजी सिंधिया हैं, दिल्ली में मराठा शक्ति को वापस से स्थापना कैसे करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसमें मराठों का क्या हाल हुआ था, आपने देख लिया था। तो उस संकट के बाद ये जो महादजी हैं इनका उदय होता है। ये 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई में इनकी बहुत, मराठों की बहुत ज्यादा हार हुई थी, बुरी हार हुई थी। इसके बाद मराठा शक्ति जो थी वो बिखर गई थी, कमजोर हो गए थे। उत्तर भारत में बहुत ज्यादा अराजकता फैल गई थी। दिल्ली पर मराठों का प्रभाव जो था वो लगभग समाप्त हो गया था पूरी तरीके से, ठीक है। इसी संकट के दौर में महादजी सिंधिया जो थे वो सामने आते हैं और सिंधिया परिवार के सबसे कुशल और दूरदर्शी नेता साबित होते हैं। इन्होंने क्या करा, ये ऐतिहासिक महत्व इनका इसलिए है क्योंकि इन्होंने पानीपत की हार के बाद जो मराठा कमजोर हो गए थे, जिनका कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास खत्म हो गया था, उसको इन्होंने वापस से, ठीक है, मजबूत करा। मालवा और राजपूताना में इन्होंने अपनी शक्ति का आधार बनाया, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करा। तो मालवा राजपूताना में इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और इन्होंने समझ लिया था कि बिना मजबूत क्षेत्रीय आधार के दिल्ली पे कंट्रोल असंभव है, ठीक है, यानी मजबूत आधार होना चाहिए। और जो मराठा हैं वो इस समय में बहुत कमजोर हो चुके थे। इन्होंने क्या करा, जो स्थानीय राजा थे इनसे समझौते करने शुरू करे। जो इनका विरोध करते थे मराठों के, उनको इन्होंने पराजित कर दिया। एक मजबूत संगठित सेना बना ली, ठीक है। और फिर बात आती है गोहद किला। 1766 में इन्होंने कर दी उसकी घेराबंदी। तो 1766 में गोहद किले की घेराबंदी के दौरान महाजी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और संघर्ष को बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इन्होंने सुलझाया। ये इनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है, इनकी कूटनीतिक क्षमता को दिखाता है, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि पेशवा ने उन्हें सरदार की उपाधि दे दी और सिंधिया परिवार जो था कहीं ना कहीं उसको भूमि अनुदान में मिला और यहाँ से इनकी जो उन्नति थी वो बहुत ज्यादा हो गई, इनका नाम बहुत हो गया था, ठीक है, मराठों में। अब इसी समय में अंग्रेजों का खतरा भी आ रहा था, तो ब्रिटिश खतरे को ये पहचान रहे थे। फिर इन्होंने क्या करा, निजाम से गठबंधन करा। तो महाजी जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भविष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उन्होंने अंग्रेजों से सीधे टकराया नहीं, सीधा टकराव नहीं किया, क्योंकि वो समझते थे उससे जो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। इन्होंने रणनीतिक गठबंधन की नीति अपनाई। इस नीति के तहत इन्होंने क्या करा, इन्होंने हैदराबाद का जो निजाम अली था उसके साथ करा गठबंधन, ठीक है। अंग्रेजी विस्तार को संतुलित करना चाहते थे ये, और मराठे हितों की रक्षा करना चाहते थे। ये डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि डायरेक्ट लड़ते तो कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा होता, क्योंकि मराठे जो थे उनको संगठित करना जरूरी था इस समय में, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये तरीका अपनाया। फिर माधवराव पेशवा और उत्तर भारत की योजना।
पेशवा माधवराव ने महसूस किया था कि उत्तर भारत में मराठा प्रभाव जो है वो वापस से स्थापित करना जरूरी है, यानी नॉर्थ इंडिया पे वापस से अपना प्रभाव जमाना है, ठीक है। तो इन्होंने मराठा सेना जो थी वो भेजी गई, आगरा गई, मथुरा पे इन्होंने कब्जा करा, मथुरा में जो मुस्लिम शासन था जो, उससे इनको आज़ाद करवाया, ठीक है। वापिस से हिंदुओं को वहाँ पे कहीं ना कहीं आज़ादी मिली, और इस अभियान से मुगल सम्राट जो था इसका भी इनको सहयोग मिल गया, क्योंकि मुगल जो थे, मुगल समझते थे कि अगर मराठों से यहाँ पे अगर भिड़ेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनका जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नजीम खां की मृत्यु और दिल्ली का रास्ता साफ। रोहिल्ला सरदार था नजीम खां, ये मराठों के लिए दिल्ली पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि ये जो रोहिल्ला सरदार था नजीब खां, ये कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा कंट्रोल रखता था, ठीक है। तो इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो आसानी हो जाती है मराठों के लिए। इसकी मृत्यु के बाद ये बाधा समाप्त हो गई, मराठों का दिल्ली की ओर मार्ग खुल गया, वो दिल्ली जा सकते थे, कोई दिक्कत उनको नहीं थी। फिर शाह आलम द्वितीय आते हैं, और ये ऐसा शासक था शाह आलम द्वितीय जो बहुत कमजोर था, इतना कमजोर कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो था अंग्रेजों के दबाव में था, लगभग 10 साल तक पटना में अंग्रेजों की शरण में रहा। कमजोर स्थिति थी इसकी, मराठों की मदद से गुहार लगाई कि भाई मुझे बुला लो, दिल्ली बुला लो, लेकिन मिर्जा नजफ खां और महादजी सिंधिया के माध्यम से एक संधि का प्रस्ताव किया गया, एक संधि की गई। संधि में शर्तें ये थी कि मराठे जो है शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली ले आएंगे, बदले में चाहिए इनको 25 लाख रुपए, और राजस्व चाहिए 1/4, ठीक है, और राजस्व का 1/10 भी चाहिए, सरदेश मुखी टैक्स जो होता था। फिर दरबारी नियुक्तियों पर मराठाओं का अधिकार चाहिए, यानी जो भी, यानी शासन तुम ही चलाओ, ठीक है, मुगलों को कहा शासन तुम ही चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तुम दरबारी नियुक्ति करोगे तो उसमें मराठों को भी शामिल करो, ठीक है। ये संधि मराठों के लिए राजनीतिक रूप से बहुत लाभदायक हुई। 1771 में दिल्ली पर मराठा कब्जा होता है। 7 फरवरी 1771 को महाजी ने शाह आलम के नाम पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 10 फरवरी 1771 को लाल किले पर मराठों का कब्जा पूरी तरीके से हो गया। इन्होंने पहले शाह आलम के पुत्र को, जो जिसका नाम था जवान बख्त, उसको शासक बनाया, और ये पानीपत की हार के बाद मराठों की सबसे बड़ी विजय थी, क्योंकि वापस से दिल्ली इनके कंट्रोल में आ गई थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मराठे जब इतने ताकतवर हो गए थे तो खुद शासन क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो दक्कन में ही रखना चाहते थे, ठीक है, और वो किसी की नजरों में नहीं आना चाहते थे, वो इनसे ही शासन करवाते थे और अपने अकॉर्डिंग शासन करवा लेते थे। 1772 में शाह आलम की भव्य वापसी होती है, और शाह आलम द्वितीय का भव्य जुलूस दिल्ली पहुंचता है। औपचारिक रूप से देखें तो इसको मुगल सम्राट घोषित कर दिया जाता है। मराठों की प्रतिष्ठा जो थी वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और दिल्ली में मराठा प्रभुत्व जो था वो पूरी तरीके से यहाँ पे स्थापित हो गया था। तो जो मराठे जो कमजोर हो गए थे एक समय में, वापिस से यहाँ पे क्या हो गए, बहुत ताकतवर हो गए। अब रोहिल्लों से बदला और दोआब पे नियंत्रण चाहिए था, क्योंकि ये जो रोहिल्ले थे ये क्या करते थे, ये मुगलों से चिढ़ते थे, और ये जो बाहर से अहमद साहब अब्दाली आता था उसको सपोर्ट करते थे, तो इनको खत्म करना था, ठीक है। तो महाजी ने नजीब खान के पुत्र जबीता खान से पुरानी शत्रुता का बदला लिया। 1772 में मराठों ने रोहिलखंड में प्रवेश करा, और नजीबाबाद के जो पत्थरगढ़ है यहाँ पे इन्होंने क्या करा, हमला कर दिया, और जबीता खान जो था यहाँ पे पराजित हो गया था। दोआब का जो क्षेत्र था वहाँ पे इन्होंने अपना शासन वापिस से स्थापित कर लिया, यानी मजबूत हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मराठाओं ने वापस अपनी शक्ति प्राप्त कर ली है और कंट्रोल कर लिया है। अब यहाँ पे होता है अंग्रेजों के साथ मराठा युद्ध, क्योंकि अब अंग्रेज जो थे, अंग्रेज भी समझ गए थे कि मराठों को कंट्रोल करना जरूरी है, और मराठा समझ गए थे अंग्रेजों को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि मराठों को पता था कि ये जो अंग्रेज है ना, ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो आंग्ल मराठा युद्ध और सेना का आधुनिकरण। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1775 से 82 के दौरान, ठीक है, मिर्जा नजफ खान ने मराठा सेना को आधुनिक बना दिया था। सुधार क्या था, यूरोपीय रणनीति, बंदूकधारी पैदल सेना, अनुशासित घुड़सवार टुकड़ियां, ये सारी चीजें थी। तो फ्रांसीसी और जर्मन अधिकारियों की मदद ली गई। अब यहाँ पे क्या था, सीधा टकराव होने वाला था अंग्रेजों से मराठाओं का। डी बोइग्ने और आधुनिक मराठा सेना। 1784 में महाजी ने फ्रांसीसी सेना नायक जो था बेनोइट डी बोग्ने, इसको नियुक्त कर दिया। ये आधुनिक हथियार दिए इसने, और पेशेवर पैदल सेना तैयार कर दी। फिर ग्वालियर को इन्होंने मराठा सैन्य शक्ति का मुख्य केंद्र बनाया, ठीक है, और ये मराठा सैन्य इतिहास के लिए क्रांतिकारी बदलाव माना जाता था। गुलाम कादिर खां का आतंक और शाह आलम की दुर्दशा, यानी राजपूताना में अस्थायी असफलता,
के बाद रोहिल्ला सरदार जो था वो गुलाम कादिर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये मजबूत था, ठीक है, मुगलों को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया। उसके बाद शाह आलम को इन्होंने अंधा कर दिया, उसको मरवा दिया, ठीक है, शाही परिवार को अपमानित किया, शाह आलम पे कंट्रोल का पा लिया और दिल्ली में भय और अराजकता फैला दी। अब ये रोहिल्ला है, रोहिल्लों से ही कहीं ना कहीं इनको लड़ना था मराठों को, क्योंकि ये रोहिल्ला जो थे ये मुगलों से चिढ़ते थे और कहीं ना कहीं अब्दाली को, बाहर के लोगों को सपोर्ट करते थे। तो 1788 में महाजी ने निर्णायक वापसी करी। सिखों और पुणे से मिली सहायता से महाजी ने दिल्ली पे वापस से आक्रमण करा। सितंबर 1788 में गुलाम कादिर खान जो था यहाँ से भाग गया, रोहिल्ला भाग गया। मराठों ने दिल्ली में वापस से व्यवस्था बहाल कर ली और आगरा जो है इस पे वापस से कब्जा कर लिया। अंतिम विजय और उत्तर भारत में प्रभुत्व। ठीक है, बाग देहरा का युद्ध जो 1788 का है, इसमें गुलाम कादिर और इस्माइल बेग पर निर्णायक विजय प्राप्त हुई। महाजी जो थे चंबल से सतलुज तक के क्षेत्र के स्वामी बन चुके थे, बहुत मजबूत थे मराठा ये। गुलाम कादिर को इन्होंने 1789 में पकड़ा और इसको फांसी दे दी गई, इसको मार दिया गया। ठीक है, राजपूताना और अंतिम सफलताएं। 1790 में जयपुर से संधि होती है इनकी और अफगान और सिखों से त्रिपक्षीय समझौता हो जाता है। एक तरफ अफगान थे, एक तरफ सिख थे, ठीक है, और एक तरफ मराठा थे, तो इनकी क्या हो जाती है, त्रिपक्षीय संधि हो जाती है। पाटन का युद्ध 1790। तो संयुक्त राजपूत सेनाओं पर विजय प्राप्त किया। अजमेर और जो सांबर मराठे थे, इन अजमेर और सांबर जो था ये मराठे क्षेत्र, मराठों को मिल गया था, ठीक है, उनके क्षेत्र में आ गया था। तो यहाँ पे अब बात करते हैं महादजी सिंधिया, दिल्ली में मराठा और शक्ति का पुनर्स्थापक। तो ये जो महादजी सिंधिया है, इन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली में वापस से जो अपनी खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी वो प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो मराठा सेना का इन्होंने आधुनिकीकरण करा, यानी महादजी सिंधिया ने ये समझ लिया था कि बदलते समय में केवल पारंपरिक मराठा सेना के सारे सत्ता को बनाए रखना संभव नहीं है। अंग्रेज आ चुके हैं, यूरोपीय शक्तियां आ चुकी हैं, इनके पास सैन्य ताकत है, इनके पास आधुनिक हथियार हैं, तो इन्होंने मराठा सेना को भी आधुनिकीकरण करा, यानी अपनी सेना को आधुनिक बनाया। सैनिकों और सिपाहियों को बंदूकें दी, ठीक है, उनको अनुशासित घुड़सवार टुकड़ियों में इन्होंने बांटा, उनको प्रशिक्षण दिया, यानी कि ट्रेनिंग दी। इससे मराठा जो थे, मराठा सेना जो थी वो ज्यादा संगठित हो गई, अनुशासित हो गई और आधुनिक हो चुकी थी। अब अंग्रेजों से लड़ना इनके लिए थोड़ा आसान था पहले के मुकाबले। इस आधुनिक सेना की मदद से महाजी ने कमजोर हो चुके जो मुगल साम्राज्य था उसको अंग्रेजों के दबाव से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कार्य में इन्होंने फ्रांसीसी और जर्मन सैन्य अधिकारियों का भी सहयोग मिल गया था, इनको फ्रांस का भी सपोर्ट मिल रहा था, जर्मन का भी सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है, जिससे कि मराठा सैन्य शक्ति और ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति से अस्थायी दूरी और वापसी। पेशवा नारायण राव की हत्या हुई, इसके बाद मराठा राजनीति में अस्थिरता आ गई। इस कारण महाजी को कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़कर वापिस जाना पड़ा। ठीक है, कहाँ पे जाना पड़ा, दक्कन साइड में। लेकिन 1782 में मिर्जा नजफ खान की मृत्यु के बाद दिल्ली में सत्ता संतुलन फिर से बदल गया। इसके बाद महाजी ने दोबारा दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू करी, क्योंकि उन्हें लगा था कि भाई अब मुगलों के हाथ से सब कुछ चला जाएगा, अंग्रेज ना यहाँ पे कब्जा कर लें। तो बेनोई डी और बोइगने की नियुक्ति 1784। महादजी सिंधिया एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, वो जानते थे कि दिल्ली में अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत आधुनिक सेना चाहिए। इसलिए उन्होंने 1784 में फ्रांसीसी सैन्य रणनीतिकार जो थे बेनोइट, इनको नियुक्त कर लिया। ठीक है, इनको फ्रांस का एक व्यक्ति रख लिया इन्होंने। मराठा सेना में इसने बड़े सुधार करे, आधुनिक हथियार का प्रयोग कराया, यूरोपीय युद्ध पद्धति भी अपनाई, जैसे यूरोपियन युद्ध करते थे वो तरीका इन्होंने अपनाया। सेना जो थी उसको पेशेवर बना दिया, अनुशासित बना दिया, ठीक है, और मराठा सेना बहुत मजबूत बना दी इन्होंने, उसका बिल्कुल कायाकल्प कर दिया था। फिर ग्वालियर का सैन्य केंद्र के रूप में विकास। अब महाजी और जो ये बोइगने थे, इनके सहयोग से ग्वालियर को इन्होंने एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जहां से अपनी सेना का संचालन कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपनी जो सेना थी, पैदल सेना, उसको ट्रेनिंग दी, आधुनिक तोपखाने स्थापित करवाए और अनुशासित सैन्य टुकड़ियों को तैयार करा इन्होंने यहाँ पे। इसका परिणाम क्या हुआ कि महाजी एक शक्तिशाली पैदल सेना खड़ी करने में सफल हो गए और मराठों के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मजबूत ये हो चुके थे। अब दिल्ली की जटिल राजनीति में वापस से इनकी भूमिका क्या है इसको समझते हैं। दिल्ली की राजनीति बहुत जटिल हो गई थी, मुगल दरबार, क्षेत्रीय शक्तियां और अंग्रेज सभी एक्टिव हो चुके थे। महाजी ने इस परिस्थितियों को बहुत कुशलता से संभाला, इन्होंने अलग अलग शक्तियों से रणनीतिक गठबंधन बना लिए, कूटनीति का भी इन्होंने उपयोग करा। अंग्रेजों की बढ़ती हुई जो महत्वाकांक्षा था उसके बावजूद दिल्ली में मराठों का प्रभाव बनाए रखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना प्रभाव बनाए रखा। राजपूताना में चुनौतियां और तुंगा युद्ध 1787। जो ये सिंधिया थे,
इनको राजपूताना विशेष रूप से जयपुर राज्य में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पे राजपूत शासकों का शासन था। तो इन संघर्षों के कारण जयपुर में उत्तराधिकार को लेकर विवाद जो था लंबे समय से चल रहा था। ठीक है, तो मराठा चौथ और मुगल करों की मांग करी गई। ठीक है, मराठाओं ने कुछ टैक्स की मांग करी और मुगल कर की मांग की गई। तो इन कारणों से मराठा और जयपुर के राज्य के बीच में क्या हो गया था, तनाव स्थापित हो गया। अब जुलाई 1787 में क्या होता है, तुंगा का युद्ध हुआ, जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं निकला। इस स्थिति में महाजी ने अनावश्यक सैन्य हानि से बचने के लिए राजनीतिक रूप से पीछे हटने का डिसीजन लिया, क्योंकि उनको पता था कि सेना बहुत बड़े लेवल पे मारी जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इनका जो फैसला था वो राजनीतिक विवेक और दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाता है कि इन्होंने कितने कितने समझदार थे। इनको पता था कि अगर नुकसान सेना को बहुत ज्यादा होता है तो अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने पीछे हटना सही समझा। फिर गुलाम कादिर का आतंक और दिल्ली का संकट। तुंगा के युद्ध के बाद महाजी की अस्थायी कमजोरी की खबर उनके शत्रुओं और विशेषकर, ठीक है, तुंगा के युद्ध में महाजी जो थे वो पीछे हट गए थे। अब ये कमजोरी मान ली, इसको लोगों ने समझ लिया। तो खासकर अफगान जो रोहिल्ला सरदार थे गुलाम कादिर, इसका साहस बढ़ गया। उसे लगा कि ये तो पीछे हट गए थे, ऐसे में मैं इनको पराजित कर सकता हूं। तो गुलाम कादिर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सम्राट शाह आलम द्वितीय जो था, जो बहुत कमजोर था, वो सिंधिया के अधिकार छोड़ने पे मजबूर किया उसको। ठीक है, इस्माइल बेग के सहयोग से उसने शाह आलम को उसके पद से हटा दिया। उसका पोता जो था बीदर बख्त, उसको बिठा दिया। तो यहाँ पे अब वापिस से रोहिल्ला जो अफगान है, इनका कंट्रोल आ चुका है दिल्ली पे। लगभग 9 सप्ताह तक गुलाम कादिर ने शाही परिवार को बहुत अपमानित किया, बहुत अत्याचार करा, सत्ता लालसा के बदले। ठीक है, कहीं ना कहीं उसने सम्राट को इतना उसके साथ क्रूरता पूर्वक बर्ताव करा, सम्राट को अंधा करवा दिया। और इतिहास में सबसे भयानक घटनाओं में इसको देखा जाता है। महाजी का प्रति आक्रमण और दिल्ली की पुनर्प्राप्ति। फिर ब्रिटिश तटस्थता पर भरोसा ना कर पाने के कारण महाजी ने क्या करा, पुणे से सैन्य सहायता ली और इसके कुछ एक्स्ट्रा सैनिक लेकर उत्तर भारत में सिखों के महत्वपूर्ण समर्थन के साथ, सिखों ने भी इनको सपोर्ट कर दिया था, इन्होंने दिल्ली अभियान शुरू कर दिया। ठीक है, फिर राणा खां और जीपता दादा के नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने 1788 में दिल्ली पे आक्रमण कर लिया और वापिस से इन्होंने दिल्ली में कहीं ना कहीं कंट्रोल पाया। बारूद के गोदाम में विस्फोट होने के बाद गुलाम कादिर जो था वो दिल्ली भाग गया था और मराठों ने किले में प्रवेश करके वापिस से व्यवस्था जो थी बहाल कर दी थी। महाजी की सेनाओं ने आगरा पे भी कब्जा कर लिया था। और इतिहासकार जो जदुनाथ हैं, इन्होंने कहा है कि सिंधिया के उत्तर भारतीय प्रभुत्व की वास्तविक राजधानी इसको मानते हैं, ये आगरा को। ठीक है, आगरा बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। फिर है नेक्स्ट, निर्णायक विजय और उत्तर भारत में प्रभुत्व। महाजी की सेनाओं ने, जिनमें जाट इकाइयां और डी बोइगने की प्रशिक्षित बटालियन शामिल थी, इसने जून 1788 में बाग देहरा के युद्ध में इस्माइल बेग और गुलाम कादिर को पराजित कर दिया। ठीक है, रोहिल्लाओं को इन्होंने पराजित कर दिया है। इसके बाद आगरा और आसपास के क्षेत्रों को मराठा ने वापिस से कंट्रोल पा लिया है। महाजी चंबल और सतलुज नदियों के बीच में एक बड़े क्षेत्र में के शासक बन चुके थे। गुलाम कादिर को इन्होंने पकड़ लिया था, उसको फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, सम्राट की नरमी की अपील के बावजूद महाजी ने उसको दंडित किया। 4 मार्च 1789 को उसको अंधा करके उसको फांसी दे दी गई। ठीक है, क्योंकि ये लोगों के साथ ऐसा करते थे तो वैसा ही बर्ताव इन्होंने इनके साथ भी करा। नेक्स्ट है राजनीतिक संधिया और अंतिम सफलताएं। महाजी सिंधिया ने सैन्य विजय के साथ साथ कूटनीति को भी बहुत महत्व दिया था। फरवरी 1790 में जयपुर के साथ वार्षिक कर संधि की गई इन्होंने। और अफगानिस्तान के जो दुर्रानी शासक थे शाह तैमूर और सिखों के साथ इन्होंने पंजाब में त्रिपक्षीय समझौता कर लिया। ठीक है, सबसे इन्होंने समझौता करा और जो लंबे समय से इनके विवाद चलते आ रहे थे उन विवादों को इन्होंने क्या करा, सुलझा लिया। फिर जून 1790 में पाटन के युद्ध में संयुक्त राजपूत सेनाओं पर मराठाओं की महत्वपूर्ण विजय हुई। ठीक है, राजपूतों को इन्होंने पराजित करा। इसके परिणाम स्वरूप अजमेर और सांबर जो था ये भी इनके कंट्रोल में आ गया मराठा। दिल्ली में सांस्कृतिक और धार्मिक पदचिन्ह। दिल्ली पर राजनीतिक नियंत्रण तो हो गया है, इसके साथ साथ मराठों और सिखों ने यहाँ पे अपनी गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक छाप भी छोड़ी। तो इन दोनों शक्तियों का प्रभाव केवल शासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, शहरी विकास और धार्मिक सहिष्णुता में भी आपको कहीं ना कहीं इनका प्रभाव दिखेगा। जैसे कि सिख थे, उन्होंने गुरुद्वारे बनवाए। ठीक है, तो जो मराठा योगदान क्या था, इन्होंने इनकी धार्मिक नीति समझिए। महाजी सिंधिया अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए बहुत जाने जाते थे।
वो ना केवल हिंदू आस्थाओं में विश्वास रखते थे, बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति भी किसी प्रकार का पूर्वाग्रह अपने मन में नहीं रखते थे। ठीक है, वो सभी धर्मों के गुरुओं का सम्मान करते थे, यानी कि सेकुलर थे। इसके बावजूद उन्होंने हिंदू धार्मिक हितों को खुल के सपोर्ट करा। मथुरा और वृंदावन को मुस्लिम नियंत्रण से इन्होंने कंट्रोल, जो मुस्लिम कंट्रोल था उससे आज़ाद करवा दिया। पूरे मराठा साम्राज्य में गौ हत्या जो होती थी उसको बैन करवा दिया। ठीक है, काशी में जो विश्वेश्वर मंदिर था उसको वापस से इन्होंने मजबूत करा, उसको बनवाया। ठीक है, उसको रिपेयरिंग वगैरह का काम करवाया। तो इससे पता लगता है कि इनकी जो हिंदू विचारधारा थी उससे ये बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। दिल्ली में मराठा सिंधिया विरासत। दिल्ली में आज भी मराठा और विशेष रूप से सिंधिया वंश की सांस्कृतिक विरासत जो है हमको देखने को मिलती है। दिल्ली में जो गौरी शंकर मंदिर जो पुरानी दिल्ली में स्थित है, ये मराठा शासनकाल में ही बनाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण जो है ब्राह्मण अप्पा गंगाधर ने करवाया था, जो महाराजा सिंधिया के लिए काम करते थे। शाहजहानाबाद, चावड़ी और जो जोगीवाड़ा, मालीवाड़ा, ये जो क्षेत्र है ये हिंदू राव जैसे क्षेत्रों से मराठा प्रभाव से ही स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट है, सिंधियाओं ने केवल धार्मिक निर्माण ही नहीं कराए बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे पे भी ध्यान दिया। लाल किले में जो क्षतिग्रस्त दीवारें थी उसको इन्होंने रिपेयर करवाया। यमुना से ताजा जल लाने के लिए इन्होंने नहरें बनवा दी। राजधानी की सुरक्षा के लिए इन्होंने सैन्य चौकियां बना दी। ठीक है, केवल मंदिर वगैरह नहीं बनाए बल्कि ये काम भी इन्होंने दिल्ली के लिए किया। ठीक है, फिर आधुनिक काल तक मराठा योगदान। मराठा सिंधिया परिवार का दिल्ली के विकास में योगदान 18वीं शताब्दी तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि 20वीं शताब्दी में हम देखें तो महाराजा जीवा जीवराम सिंधिया, इन्होंने 1935 में ग्वालियर और नॉर्दर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कर दी थी। यही संस्था आगे चली और दिल्ली परिवहन निगम जो डीटीसी है वो बन गई। ठीक है, इससे दिल्ली में आधुनिक जो सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत है वो भी इनके द्वारा की गई थी, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा ये मराठा वाला टॉपिक था। अब बात करते हैं सिखों का योगदान। सिखों ने बनवाए गुरुद्वारे। ठीक है, तो देखिए दिल्ली में सिखों की सांस्कृतिक धार्मिक छाप भी आपको देखने को मिलेगी गुरुद्वारे के रूप में। यहाँ पे नैतिक शिक्षा, सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र बने। तो 1783 में मुगल सम्राट के साथ शांति समझौते के बाद सरदार बघेल सिंह जो थे, इन्होंने क्या करा, दिल्ली में 7 ऐसे स्थल ढूंढे और ये 7 स्थलों को सिखों के लिए पवित्र माना। ठीक है, यहाँ पे कुछ गुरुद्वारे बनाए गए। तो इसमें गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब। ठीक है, फिर गुरुद्वारा बाला साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज जो साहिब है ये। फिर शीशगंज गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुरुद्वारे थे जो जिनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो बघेल सिंह और मुगल सम्राट की भेंट। 1783 में गुरुद्वारों के निर्माण के बाद सरदार बघेल सिंह ने शाह आलम द्वितीय से मुलाकात करी। उन्होंने मुगल बादशाह के सामने घुटने टेकने से इनकार करा और सशस्त्र सेना के साथ जाने पे जोर दिया कि भाई हम सेना के साथ जाएंगे यहाँ पे। ये घटना सिखों की राजनीतिक आत्मनिर्भरता और शक्ति का प्रतीक मानी गई, क्योंकि आपको पता है मुगलों ने कितना अपमानित करा था सिखों को। तो यहाँ पे अपना ये एक टॉपिक खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं एक युग का अंत, दिल्ली में मराठा और अंग्रेज। 1793 में महाजी सिंधिया का जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा गिरने लगा था और 12 फरवरी 1794 को उनका निधन हो जाता है। फिर उनका कोई उत्तराधिकारी प्रत्यक्ष तो नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे जो थे दौलत राव सिंधिया उनको गोद ले रखा था जिसको। ठीक है, हालांकि दौलत राव जो थे वो व्यवहारिक शासक बने थे, लेकिन इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी शक्तिशाली हो चुकी थी, दिल्ली के आसपास कंट्रोल इसका हो चुका था। ठीक है, तो 11 सितंबर 1803 को जनरल गेराल्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। अब अंग्रेज आ चुके हैं दिल्ली में। पटपड़गंज का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। सिंधिया सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी। 3000 से ज्यादा मराठा सैनिक जो थे वो मारे गए और जीत किसकी होती है, अंग्रेजों की, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पे मराठाओं को पराजित कर दिया। मुगल बादशाह सिंधिया नियंत्रण से मुक्ति की आशा में अंग्रेजों का स्वागत करने को तैयार थे। अब मुगलों को लगता था कि अंग्रेजों को यहाँ पे बुला लेते हैं तो कहीं ना कहीं मराठाओं से थोड़ा उनको राहत मिल जाएगी। ठीक है, इस युद्ध के साथ दिल्ली में मराठा प्रभुत्व समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेजों का प्रभुत्व जो था यहाँ पे पड़ गया। आज नोएडा का जो गोल्फ कोर्स है, यहाँ पे जो विजय स्तंभ आपको दिखता है वो इसी घटना की याद दिलाता है। ठीक है, तो लास्ट में अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिख शक्ति। 18वीं शताब्दी में सिख एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति बन के उभरे थे। ये कुशल योद्धा थे, कई बार दिल्ली तक पहुंचे थे। हालांकि लाल किले में स्थायी साम्राज्य इन्होंने भी स्थापित नहीं करा। ठीक है, यदि सभी सिख मिसलें पूरी तरीके से एकजुट हो जाती तो मुगल और अफगान शक्तियों का सामना करती
तो शायद आज इतिहास अलग दिशा में जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर है और पेपर का टाइम है तो जल्दी जल्दी कराने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।